नमस्कार दोस्तों। बीए सिक्स सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान के द्वितीय पेपर में आपको आज कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा जिनमें आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो पहला प्रश्न है हमारा, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांत की सैद्धांतिक मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। अगर ये प्रश्न इस तरह का बनता है तो आप प्रश्न को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सामूहिक सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सामूहिक सुरक्षा शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, किंतु मूल में यह बात है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र सामूहिक रूप से मिलकर किसी संभावित आक्रमण का विरोध करने के लिए कृत संकल्प हो जाते हैं। और दोस्तों, मैं इस प्रश्न को मतलब उत्तर को लगातार पढ़ता रहूँगा। आप अगर नहीं समझ पाते हैं 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपका समय नष्ट नहीं करूँगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। आधार के रूप में यह मान्यता कार्य करती है कि उनमें किसी राष्ट्र के ऊपर होने वाला आक्रमण सभी राष्ट्रों पर किया गया आक्रमण समझा जाएगा। अर्थात किसी एक राष्ट्र के ऊपर आक्रमण होता है तो वो सभी राष्ट्रों के ऊपर किया गया आक्रमण समझा जाएगा और सभी राष्ट्र संगठित होकर उस आक्रमण का मुकाबला करेंगे। और सामूहिक सुरक्षा की इस व्यवस्था को संरक्षण एवं शांति का अभिवर्धक माना जाता है, यानी कि संरक्षण और शांति को बढ़ावा देती है। शक्ति संतुलन की व्यवस्था में जो गुट बनाए जाते हैं अथवा सैनिक संधियां की जाती हैं, उनका लक्ष्य दूसरे गुट अथवा दूसरे गुट के देशों का विरोध करना, उन पर आक्रमण करना अथवा उनके आक्रमण से अपनी रक्षा करना होता है। परंतु सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था में विरोधी अस- अस्पष्ट और संभावित होता है, यानी कि सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था में विरोधी स्पष्ट नहीं होता है या फिर संभावित होता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के कार्य में रत रहता है और यदि उनमें से किसी एक राष्ट्र पर संकट आता है तो इस व्यवस्था में अंतर्गत बंधे सभी राष्ट्र उसकी सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से दौड़ पड़ते हैं, यानी कि भाग लेते हैं उसके रक्षा के लिए। सुरक्षा सिद्धांत की मान्यता यह है कि किसी भी समय पर संसार में शक्ति का वितरण इस प्रकार होता है कि जिसमें अधिकांश शक्ति उन लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जो शांति और व्यवस्था के कदम रखना चाहते हैं। इसलिए इस व्यवस्था के अंतर्गत संसार की शांति भंग करने का कोई भी आक्रमणकारी साहस नहीं करेगा। यदि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करेगा तो बाकी सब राष्ट्र मिलकर उस आक्रमणकारी का मुकाबला करेंगे। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जॉन श्वार्ज़ेनेगर ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रमण रोकने अथवा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए किए गए संयुक्त कार्यों का यंत्र कहा है। और अगर हम देखें मार्गेनथाउ के अनुसार तो उन्होंने क्या कहा, सामूहिक सुरक्षा की सक्रिय प्रणाली में सुरक्षा की समस्या अब व्यक्तिगत राष्ट्र का समाधान नहीं है, जिसका ख्याल शस्त्रों और राष्ट्रीय बल के दूसरे अंशों से किया जाए। सुरक्षा का संबंध सब राष्ट्रों से है, वे प्रत्येक की सुरक्षा का ख्याल सामूहिक रूप से करेंगे। जैसे उनकी अपनी ही सुरक्षा खतरे में हो, यदि ब की सुरक्षा के लिए खतरा सिद्ध होता है, यानी कि कोई दो राष्ट्र हैं, मतलब यानी कि ए बी इस तरह के कोई दो राष्ट्र हैं, सुरक्षा का खतरा सिद्ध होता है तो बाकी सारे राष्ट्र सी डी ई एफ नाम से मान लीजिए हैं, तो ए के विरुद्ध कदम उठाएंगे। माना कि ए ने उनको और बी को चुनौती दी हो और ऐसी इसके विपरीत भी हो सकता है, तो इसी तरह की उन्होंने अवधारणा दी। और अब हम देखते हैं स्वार्जन बर्जर के अनुसार क्या उन्होंने क्या सामूहिक सुरक्षा के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक सुप्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर हमले को रोकने के लिए यह विभिन्न राज्यों द्वारा सम्मिलित कार्यवाही का करने का एक साधन है। जैसे कि ब्रिटिश विदेश मंत्री अर्ल ऑफ क्लेरडेन से 17 अप्रैल 1869 की भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता था, यदि तुम केवल इतना घोषित कर दो कि हर समय उस शक्ति को जो जानबूझकर
यूरोप की शांति को भंग करेगी, उसे सामूहिक शत्रु के रूप में देखा जाएगा। हम इस घोषणा में सम्मिलित होंगे और इसका पालन करेंगे। यह मार्ग, यदि इसका दूसरी शक्तियां समर्थन करें, यूरोप की शांति के लिए निश्चित गारंटी बनेगा। तो ये जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर जी ने कहा। तो आइए अब जान लेते हैं हम लोग संक्षेप में सामूहिक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। 4 पॉइंट में हम लोग जानते हैं, किसी एक राज्य पर किया गया हमला सब राज्यों पर हमला माना जाएगा, ये पहला पॉइंट हो गया। किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा अकेले उसी राष्ट्र की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि वह सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता का विषय है। यदि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा का खतरा पैदा करता है, तो खतराग्रस्त राष्ट्र की ओर से बाकी सब राष्ट्र कार्रवाई करेंगे। और चौथा पॉइंट हो जाएगा, आक्रमणकारी के अलावा और सब राष्ट्रों के बीच सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व है। हो सकता है कि इस सहयोग के डर से आक्रमणकारी आक्रमण का विचार त्याग दे। अभी हम लोग जान लेते हैं सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत और सैद्धांतिक मान्यताएं। युद्ध को रोकने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करने के प्रभावी साधन के रूप में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत और कुछ सैद्धांतिक मान्यताओं पर आधारित है। मार्केंथाउ के अनुसार, यदि सामूहिक सुरक्षा को रोकने के माध्यम के रूप में कार्य करना है, तो 3 धारणाएं अवश्य पूरी होनी चाहिए। पहली, यह कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक अवसर पर इतनी जबरदस्त शक्ति संचय करने की स्थिति में होनी चाहिए ताकि आक्रामक राष्ट्र अथवा राष्ट्रों को आक्रमण करने का साहस न हो। द्वितीय, उन राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी धारणाएं, मान्यताएं व नीतियां समान होनी चाहिए जिन्हें सामूहिक रूप से आक्रमण का मुकाबला करना हो। और तृतीय मान्यता, ऐसे सभी राष्ट्रों को अपने परस्पर विरोधी राजनीतिक हितों को सामूहिक सुरक्षात्मक कार्यवाही के हितों के लिए बलिदान करने को तत्पर रहना चाहिए। और अब हम लोग जान लेते हैं आर्गेन्स्की जी के अनुसार क्या है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा 5 आधारभूत मान्यताओं पर आधारित है। प्रथम, किसी भी सशस्त्र संघर्ष में सब राष्ट्र इस बात पर एकमत होंगे कि कौन सा राष्ट्र आक्रामक है। वे इस निर्णय को लेने में कोई समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि आक्रमण का प्रतिकार करने में विलंब का अर्थ है व्यापक नुकसान। यानी कि अगर आक्रमण का प्रतिकार करने में विलंब हो रहा है, तो उसका मतलब अधिक नुकसान ही तो है। और द्वितीय जान लेते हैं हम लोग, सभी राष्ट्र, आर्गेन्सी के अनुसार दूसरा जो मान्यता है, सभी राष्ट्र आक्रमण को रोकने में समान रूप से रुचि रखते हैं, चाहे आक्रमण का स्रोत कुछ भी क्यों न हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में आक्रमण का प्रतिकार करना वास्तव में सबसे अधिक मूल्यवान बात है और उसके मार्ग में मैत्री और आर्थिक लाभ के विचार खड़े नहीं कर सकते हैं। और तृतीय मान्यता है, सभी राष्ट्र आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करने में समान रूप से रुचि रखते हैं और उनमें ऐसा करने की क्षमता भी समान रूप से पाई जाती है। चतुर्थ यानी कि चौथा पॉइंट, आक्रमणकारी को छोड़कर से संसार के राष्ट्र की सामूहिक शक्ति आक्रमण राष्ट्र की शक्ति से बहुत अधिक होगी। पांचवी बात, इस बात को समझकर कि उसके विरुद्ध प्रयुक्त होने वाली समय की शक्ति उसकी शक्ति से कहीं अधिक है, आक्रामक राष्ट्र या तो उस युद्ध का विचार त्याग देगा और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो युद्ध में उसे पराजय निश्चित रूप से मिलेगी। तो ये आर्गेन्स्की के अनुसार था। और अब हम लोग जानते हैं आगे के पॉइंट्स। इसमें ब्रेंडन विश्वविद्यालय कनाडा में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और अध्यक्ष डॉक्टर एम.बी. नायडू ने अपनी पुस्तक में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर नायडू के अनुसार उन्होंने सुरक्षा आदर्श स्वरूप का निर्माण करने के लिए 7 तत्वों पर जोर दिया है। यानी कि हमें 7 पॉइंट पढ़ने होंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं, सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक सब के लिए, सब एक के लिए, मतलब कि एक सब के लिए और सब एक के लिए के सिद्धांत पर आधारित हो सकती है और होनी भी चाहिए, नायडू जी ने कहा।
और दूसरा तत्व है सभी राज्यों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सेना किसी भी संभावित आक्रमणकारी का प्रतिरोध करेगी। यदि किसी आक्रमण का प्रतिरोध न किया जा सके तो सामूहिक सेना एक अणुशक्ति के रूप में कार्य करेगी और आक्रमण को रोकेगी, समाप्त कर देगी अथवा अभिशून्य कर देगी। और तीसरा तत्व, कोई भी आक्रमण होने पर सामूहिक कार्यवाही की मशीनरी स्वतः चालित हो जाएगी और यह कार्यवाही तीव्रता से और निष्पक्षता से परिचालित होगी। और चतुर्थ पॉइंट, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बिना किसी पक्षपात या द्वेष आदि के आक्रमणकारी की निंदा करे और आक्रमण से ग्रस्त राज्य की सहायता करे। पांचवा तत्व, राज्यों द्वारा अपनी सेना का निरंकुश और आत्मपरक प्रयोग किन्हीं भी परिस्थितियों में अवांछनीय है। छठवां तत्व, सामूहिक सुरक्षा ऐसी व्यवस्था पर आधारित होनी चाहिए जिसमें आक्रमण की परिभाषा दी गई हो, आक्रमणकारी को पहचानने की प्रक्रिया दी गई हो और उन संस्थाओं का उल्लेख हो जो इन प्रक्रियाओं को तीव्रता एवं निष्पक्षता के साथ परिभाषित और लागू कर सकें। सातवां तत्व है सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी नींव पर टिकी होनी चाहिए, सामान्य प्रयोग और वस्तुनिष्ठ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुलभ होनी चाहिए। और अंत में हम लोग आइनिस क्लार्ट के अनुसार भी जान लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, सामूहिक सुरक्षा शक्ति के व्यवस्थापन की एक युक्ति है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पावर यानी व्यवस्थापन। सामूहिक सुरक्षा शक्ति के व्यवस्थापन की एक युक्ति है। सामूहिक सुरक्षा की मूल मान्यता है कि युद्धों को अंतर्राष्ट्रीय समाज में समाप्त नहीं किया जा सकता और इसलिए हम केवल शक्ति पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकते हैं जो युद्ध का मूल कारण है। तो ये प्रश्न आपका पूर्ण हुआ और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन। इस पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है और अगर प्रश्न आता है विश्व व्यापार संगठन की संरचना और कार्य व्यवहार का संक्षिप्त वर्णन करने के लिए तो भी आप इसे कर पाएंगे। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में स्थापित हुआ था और यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय में स्थापित गैर व्यापारिक तथा शुल्कों पर आम समझौता का उत्तराधिकारी बना। लेकिन जहां GATT यानी गेट मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार पर ही केंद्रित था, वहां WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन सेवाओं और विचारों के पार सीमा व्यापार के साथ साथ कार्मिकों के प्रचलन के साथ भी संबंधित हुआ। WTO का उद्देश्य क्या है? ऐसा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बनाना जिसमें वस्तुओं, सेवाओं और विचारों का मुक्त प्रवाह हो सके। WTO का उद्देश्य है। WTO के 4 प्रमुख दिशा निर्देश हैं: बिना भेदभाव के, परिभाषित तथा लगातार बढ़ने वाली बाजार पहुंच, उचित प्रतियोगिता को बढ़ाना तथा आर्थिक विकास एवं आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित करना। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के पूर्णकालिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं तथा यह संस्था एक सदस्य देश एक वोट के आधार पर कार्य करती है। इसमें देशों की विश्व व्यापार में भागीदारी की स्थिति को आधारित महत्व न देकर सबको एक समान स्तर, एक देश एक मत दिया गया है। लेकिन इसके सदस्य देश विश्व व्यापार में अपने अपने भाग के अनुपात में इस संगठन के खर्चे को वहन करते हैं। इसका एक पूर्णकालिक महासचिव होता है जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इसकी सहायता के लिए 4 उप सचिव होते हैं, यानी कि एक पूर्णकालिक महासचिव और इसका कार्यकाल 4 वर्ष का रहेगा और उसकी सहायता के लिए 4 उप सचिव नियुक्त किए जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन की उच्चतम संस्था मंत्रिय सम्मेलन है जो 2 वर्ष के बाद बैठक करता है। प्रतिदिन के कार्य को कई सहायक संस्थाएं संभालते हैं, मुख्य रूप में साधारण परिषद जो कि झगड़ा निपटारण निकाय तथा व्यापारिक नीति समीक्षा निकाय की तरह बैठकें करती है। साधारण परिषद 3 अन्य संस्थाओं को उत्तरदायित्व प्रदान करती है।
वस्तुओं के व्यापार की परिषद, सेवाओं में व्यापार की परिषद तथा बौद्धिक संपदा अधिकार पर व्यापार में संबंधित परिषद। देखिए, पहले से चले आ रहे GATT यानी कि गैट के सभी सदस्य अपने आप सीधे ही इस नई संस्था विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बन गए। WTO देशों द्वारा विश्व व्यापार का लगभग 90% भाग संभाला जाता है। चीन भी अब WTO का सदस्य बन गया है तथा लगभग 150 राज्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। और आगे हम लोग देखते हैं विश्व व्यापार संगठन की संरचना। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1996 से लागू हुए। इसे पुराने गेट का स्थान ले लिया है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शासन देखिए 95 में 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ था विश्व व्यापार संगठन, लेकिन 1 जनवरी 1996 से इसको लागू किया गया। और आप जान ही रहे हैं पुराने गेट यानी GATT का स्थान लिया था इसने। और इसकी संरचना में WTO का निर्णय निर्माण करने वाली शीर्ष संस्थान मंत्रियों का सम्मेलन है, जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात होती है। सदस्य राज्यों की सरकारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री सम्मेलन के सदस्य होते हैं। इस संस्था के नीचे एक साधारण परिषद है, जिसमें सदस्य राज्यों के राजदूत तथा जिनेवा में विद्यमान प्रत्येक राज्य के शिष्टमंडल के प्रधान होते हैं। कई बार सदस्य राज्यों के विशेष अधिकारी भी इसमें भाग लेते हैं। यह साधारण परिषद व्यापार नीति समीक्षा संस्था तथा झगड़ा निपटान की संस्था की हैसियत में कार्य करती है। ये इसकी संरचना हो गई और इसके कार्य क्या है। साधारण परिषद में WTO के सभी सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं। इसका प्रमुख कार्य WTO के प्रबंधन तथा प्रतिदिन के कारोबार की देखरेख करना है। यह परिषद भी जिनेवा में ही स्थित है और WTO के मुख्य बहुत से मुद्दों पर निर्णय लेने वाली एक प्रमुख संस्था है। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वाड क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, और इसके उद्देश्य के बारे में भी हम लोग जानेंगे और इसका भारत के लिए क्या महत्व है वो भी जानते हैं। तो क्वाड एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है जिसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। यह एक रणनीतिक सुरक्षा वार्ता है जिसे सदस्य देशों के बीच यानी कि 4 सदस्य देशों के बीच वार्ता द्वारा बनाए रखा जाता है। क्वाड शिखर सम्मेलन पहली बार 2007 में स्थापित किया गया था, जो कि 2008 तक चला था और उसके बाद 2017 में वार्ता के बाद इसे फिर से स्थापित किया गया था। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। और क्वाड की स्थापना पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2007 में, अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से की थी। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार को आसान बनाना था। और क्वाड का उद्देश्य क्या है? क्वाड के पीछे का मकसद हिंद प्रशांत में सामरिक समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है। इसे मूल रूप से एक रणनीतिक समूह के रूप में देखा जाता है जिसका काम चीनी वर्चस्व को कम करना है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था, नेविगेशन की स्वतंत्रता और एक उदार व्यापार प्रणाली को सुरक्षित करना है। और भारत के लिए क्वाड का महत्व ऐसा माना जाता है कि यह मंच रणनीतिक रूप से चीन के आर्थिक और सैन्य उत्थान का मुकाबला करता है। क्वाड के सदस्य के रूप में अपनी सीमाओं पर चीनी शत्रुता बढ़ने की स्थिति में भारत इसका मुकाबला करने के लिए अन्य क्वाड राष्ट्रों का समर्थन ले सकता है। और इसके अलावा भारत अपने नौसैनिक मोर्चे की भी मदद ले सकता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक खोज कर सकता है। मार्च 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आभासी प्रारूप में क्वाड नेताओं को पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
शिखर सम्मेलन ने भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रयास करने की कसम खाई जो स्वतंत्र, खुला, समावेशी और जबरदस्ती से अप्रतिबंधित हो। स्वाभाविक रूप से रणनीतिक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता और जबरदस्ती प्रकृति को क्वाड राष्ट्रों के बीच अक्सर चर्चा का विषय कहा जाता है। क्वाड व्यवस्था भारत को उन सभी प्रकार की पहलों पर बहुपक्षीय रूप से काम करने का अवसर देती है जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाने में मदद कर सकती है। भारत, अमेरिका और कई अन्य विश्व की शक्तियां हाल के दिनों में चीन की बढ़ती सेना की पृष्ठभूमि में एक स्वतंत्र, खुले और संपन्न हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बात कर रही हैं। संसाधन संपन्न क्षेत्र में चीन ने शुरू में क्वाड के गठन का विरोध किया था और उसके बाद से चीन की स्थिति नहीं बदली है। 2018 में चीनी विदेश मंत्री ने क्वाड को शीर्षक हथियार वाले विचार के रूप में संदर्भित किया था और समूह पर एशिया में क्षेत्रीय शक्तियों के बीच खुले तौर पर कलह को भड़काने का आरोप लगाया था। बीजिंग चीन को घेरने की एक बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में क्वाड के अस्तित्व को देखता है और उसने समूह के साथ सहयोग करने से बचने के लिए बांग्लादेश जैसे देशों पर दबाव डाला है। तो ये प्रश्न हो गया आपका क्वाड से रिलेटेड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल MHDFC चैट को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा।